हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ITEP 4 ईयर बीएड में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, ये सब तो आप जानते हैं कि NCET का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना होगा, बट एग्ज़ाम देने से ले करके आपका फाइनल एडमिशन होने तक कौन कौन सी स्टेप्स होने वाली हैं, उन स्टेप्स में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, उन सभी पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आपके जितने भी डाउट्स हैं एडमिशन प्रोसीजर को लेकर के आज वो इससे क्लियर हो जाएंगे। रिक्वेस्ट ये रहेगी, आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाना है। वो क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन कब कितने पैसों की व्यवस्था उन्हें करके रखनी है, कहाँ आपको भेजना है, ये सारी चीज़ें तो वही डिसाइड करेंगे, है ना। तो उन्हें ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर वो बच्चा जिसने 12th पास किया हुआ है और वो नियर फ्यूचर में टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट कोर्स जो है वो है ITEP 4 ईयर बीएड। इसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप 12th पास हो, आपका 12th पास होना ज़रूरी है एंड यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ NCET एग्जामिनेशन। अब जब हम NCET का फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ITEP 4 ईयर बीएड के बारे में होनी चाहिए। वो क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, ये जो ITEP 4 ईयर बीएड है, ये आपको 3 तरह के कोर्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से कोर्स? BSc बीएड, ओके, देन BA बीएड एंड BCom बीएड। और ये जो 3 तरह के कोर्स हैं, ये आप 4 लेवल्स में कर सकते हैं। 4 लेवल में आप ये कोर्स कर सकते हैं। कौन से 4 लेवल हैं? पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर इन सभी स्टेप्स पर आएंगे। कब, कहाँ, कौन से आपको कदम उठाना है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यस, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप NCET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वेल स्ट्रक्चर्ड वे में इस तैयारी को करना चाहते हैं, अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इन 2 कोर्सेज में से किसी भी एक कोर्स से जुड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एक ये नॉन डोमेन कोर्स है जिसमें हम चारों सब्जेक्ट नॉन डोमेन के कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यू सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये सिर्फ केवल टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स है। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इज़ ऑफ 799 एंड दिस कोर्स इज़ ऑफ 349 समथिंग। ओके, सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आ जाइए, मैंने क्या कहा कि 3 तरह के कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, BA बीएड, BSc बीएड एंड BCom बीएड। ये तीनों तरह के कोर्स आपको 4 लेवल पर करने का मौका मिलता है। सबसे पहला लेवल जो है ये फाउंडेशनल लेवल है, ये फाउंडेशनल स्टेज है। देखिए, आप में से जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के अपने कुछ पर्सनल या आपके पेरेंट्स के कुछ प्रेफरेंसेस होंगे कि भाई आपको टीचर बनना है तो किस ग्रेड का टीचर बनना है, किस एज के बच्चों को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है या आप कंफर्टेबल हैं, है ना। तो अगर आप प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 2 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए फाउंडेशनल स्टेज इज़ द बेस्ट स्टेज, ठीक है। अगर आप क्लास 3rd से 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर प्रिपरेटरी स्टेज का ITEP बीएड करना है। उससे और ऊपर जाएं, अगर आप 6th to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको मिडिल स्टेज का ITEP बीएड करना है। और अगर आप उससे भी ऊपर 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको सेकेंडरी स्टेज का बीएड करना होगा, 4 ईयर ITEP बीएड करना होगा। ये चारों स्टेजेस BSc बीएड के लिए भी अवेलेबल है ना, BA बीएड के लिए भी अवेलेबल है एंड BCom बीएड के लिए भी अवेलेबल है। अब किसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या वेरिएबल्स हैं, उस पर हम एक अलग सेशन में बात करेंगे। एक लाइव सेशन हम लोग करेंगे जहाँ पर आप डायरेक्ट अपने डाउट्स मुझसे पूछ पाएंगे, राइट।
फ़िलहाल चलते हैं हम वापस अपनी जो प्रोसीजर है एडमिशन की उसके ऊपर, ठीक है। तो एडमिशन NCET एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो आप किस कैटेगरी BSc BA या BCom करना चाहते हैं, फिर किस लेवल का करना चाहते हैं, किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, ये आपको पहले डिसाइड करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपने 10th 12th कब पास किया, क्या आपकी कैटेगरी है, ये सारी तमाम चीज़ें आपको वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में बतानी है। उसके बाद अब आएगा हमारा एग्ज़ाम NCET का, जो कि हाल फिलहाल इस साल 29 अप्रैल को, है ना, 2025 को एक्सपेक्टेड है। इट्स एक्सपेक्टेड वन, ठीक है। जब आप ये एग्ज़ाम दे लेते हैं, इस एग्ज़ामिनेशन में 7 पेपर्स हैं, ये आपको पता है। 3 इसमें आपके डोमेन है, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है, 2 लैंग्वेजेस है, और बाकी जो बचते हैं आपके 2, एक तो हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड और एक हो गया जनरल टेस्ट। ऐसे करके आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपको स्कोर करना है। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, बार बार कह रही हूँ क्योंकि गूगल पर कहीं गलत इन्फॉर्मेशन है, इसमें -1 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, राइट। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप NCET एग्ज़ाम दे करके आएंगे, 7 के 7 पेपर एक ही शिफ्ट में हो जाते हैं यूजुअली, पिछले 2 साल से तो यही हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपका आता है NCET स्कोर कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो सिलेक्शन किसी भी इंस्टीट्यूट में होगा वो NCET स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही होगा। मेनली एक तो आपको 12th पास होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम 50% 12th से पास्ड हैं, है ना, 50% था हमारा 12th में, या 55 था या 60 था। अब कितना % कोई इंस्टीट्यूट अलाउ करेगा, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है, ठीक है। इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए आप 12th पास होने चाहिए, बाकी सारे क्राइटेरियाज इंस्टीट्यूट पर डिसाइड होंगे। जैसे कि जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो एक तो आपका स्कोर कार्ड, सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि आप 12th पास हैं या नहीं। हाँ भाई 12th पास हैं, ओके। दूसरी चीज़ वो बस यही देखेंगे कि आप 12th पास हैं या नहीं, उनके रिकमेंडेड परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जो कि मोस्टली 55% होता है मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो आप मान के चलें अगर आप 55% 12th में 55% है, दैट विल बी ओके, गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो आपका मेन सिलेक्शन होने वाला है वो आपका NCET स्कोर कार्ड के ऊपर होने वाला है। NCET स्कोर आपका देखा जाएगा, ओके। अब जब आपका NCET स्कोर कार्ड आ जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के NTA का काम खत्म। अब आपको NTA से कोई लेना देना नहीं है। अपना स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर लो एंड उसको संभाल करके रख लो, 2-4-5 कलर्ड प्रिंट भी करा लो तो वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, विदिन 1 वीक के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो अपने काउंसलिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं। मतलब कि वो बोलते हैं कि भाई हम लोग एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने NCET एग्ज़ाम दिया है तो अपने एडमिट कार्ड और अपने NCET स्कोर कार्ड के साथ काउंसलिंग फॉर्म फिल कीजिए, ओके। ये जो काउंसलिंग होती है, हाँ दिखाई दे रहा है ना, यस, ये जो काउंसलिंग होती है मोस्टली ये ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ठीक है।
और इसका कोई एक पोर्टल नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पर काउंसलिंग नोटिफिकेशन निकालता है। आपको कॉन्शियसली उनकी वेबसाइट को विजिट करना है एंड देन फॉर्म काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है एंड ऑफ कोर्स उसकी फ़ी होती है अराउंड 500 तक फीस होती है। कुछ लोग 200 भी लेंगे, 300 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो इसकी फ़ी भी होती है। ठीक है, काउंसलिंग नोटिफिकेशन निकला, आपने काउंसलिंग फॉर्म फिल किया, राइट। काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के बाद नाउ यू हैव टू वेट एटलीस्ट, वो 1 वीक का टाइम देते हैं अगेन, क्योंकि 1 वीक तक जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म भरते हैं काउंसलिंग के लिए, है ना। जब 1 वीक का टाइम उनका कंप्लीट हो जाता है, दे प्रिपेयर लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट। अब ये सिलेक्शन लिस्ट जो होती है कैटेगरी वाइज होती है, सब्जेक्ट वाइज होती है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जैसे कि आप चाह तो रहे थे बीएससी बीएड, है ना। अब बीएससी बीएड सिर्फ उसमें बीएससी में एक सब्जेक्ट तो है नहीं, केमिस्ट्री से कोई करना चाह रहा है, कोई केमिस्ट्री मेजर से करना चाह रहा है, कोई फिजिक्स मेजर से करना चाह रहा है, कोई मैथ्स से, कोई बायो से, जूलॉजी या बॉटनी से करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह की लिस्ट वहाँ पर निकलती है, तो आपको वेट फॉर सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट के लिए आपको वेट करना है। देन जैसे ही आपका अगर नाम आ जाता है, सो दे विल आस्क यू टू फ्रीज योर सीट, है ना। ये फ्रीज सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई हम इंटरेस्टेड हैं, आपको बताना पड़ेगा उन्हें। सीट फ्रीज करने का प्रोसीजर ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन ये प्रोसीजर करवा रहे हैं या ऑफलाइन। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑन द स्पॉट सीट फ्रीजिंग, क्या होता है कि कई बार वो ऑन द स्पॉट बुला लेते हैं कि भाई इतनी इतनी तारीख को आप आ जाइए, सारे डॉक्यूमेंट ले करके और अपना सीट फ्रीज कर लीजिए। ये वो स्टेप है जहाँ पर आपको कुछ इनिशियल या ओवरऑल 1 सेमेस्टर की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वो स्टेप है जहाँ पर अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात रहती है अगर फ़ीस की, तो फ़ीस देखिए सबसे ज़्यादा फ़ीस अगर मैं कहूँ आपको तो आईआईटी और एनआईटीज़ में होती है। उसके बाद आप आ जाइए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके नीचे आ जाइए आप तो फिर हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें है। ठीक है, बट दैट वेरी बट हाँ अगर सबसे ऊपर रखा जाए तो आईआईटी एनआईटीज़ की फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है। अब जब आप अगर आपने ऑनलाइन सीट फ्रीज की है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको बुलाएंगे कि भाई आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। वहाँ जा कर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे देन आपका एडमिशन जो है वो पक्का माना जाएगा। ठीक है, सो ये ऑन द स्पॉट हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। हर एक प्रोसीजर में अगर मैं आपसे कहूँ, हर एक प्रोसीजर में राइट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जैसे ही एनसीटी का रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड से लेकर के 1 वीक का समय सभी उसमें लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 वीक, यहाँ पर भी आपको 1 वीक का समय दे दिया जाता है। ठीक, अब आपको बहुत वाइसली अपने इंस्टीट्यूट को चूज़ करना है। देखिए जब काउंसलिंग निकलती है तो काउंसलिंग लगभग सारे इंस्टीट्यूट आगे पीछे इस तरह से निकालते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं कि उनकी चल रही है तो हम नहीं निकालेंगे। कई बार आप ऐसा करते हैं कि आपने एक दिल्ली का इंस्टीट्यूट चूज़ कर लिया और वहीं एक केरला का कर लिया, और 1 से 2 दिन उनकी टाइम आप आगे पीछे हैं, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि भाई अब दिल्ली वाली करें या जाएं हम केरला जाएं। समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को आपको बहुत वाइसली डिसाइड करना है कि
क्या आपके एरियाज़ होने चाहिए, कहाँ पर आप पढ़ना पसंद कर रहे हैं, और अगर बाय चांस ये सिचुएशन बनती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। और आप जान ही रहे हैं आजकल की टिकट्स वगैरह, रेलवे टिकट्स वगैरह मिलना कितना मुश्किल है ना। तो इन सारी चीज़ों का उस समय हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया ड्यू टू कि वो पहुंच नहीं पाए उन जगहों पर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ की और बात कर लेती हूँ, दैट इज़ अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स अपने दुरुस्त रखिए, सब पर सही आपके नाम होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम सही छपे होने चाहिए उनके ऊपर, और इन हैंड होने चाहिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं। ऐसा नहीं कि आप पर्ची लेकर के जा रहे हैं कि अरे हमने अप्लाई किया हुआ है, नो, ठीक है। परेशानियों से बचने के लिए ये भी होता है कई बार कि वो समय दे देते हैं कि चलो भाई सारी चीज़ें तो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो 15 दिन बाद ले आना, बट उसमें आपकी ही टेंशन, आपके पेरेंट्स की ही टेंशन है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है आप वो अभी बनवा लें, है ना, 2025 का रिन्यू करवा लें, जो कुछ भी है। इसके अलावा अगर एडमिशन प्रोसीजर को ले करके या फिर स्टेज सिलेक्शन को ले करके आपके मन में कोई भी डाउट है, सो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। थोड़ा सा डिले हो सकता है चीज़ों में आगे पीछे आंसर देने में, बट येस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप सही तरीके से अब अपनी प्रिपरेशन और इस प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।